तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पेड एग्जाम के लिए स्पेशल जो आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास है, जो कि सबसे बेहतरीन क्लास आपकी होगी। आप लोगों को नहीं, सबको ये इकोनॉमिक्स आपकी कठिन लगती है, लेकिन अगर आप ये क्लास को देख लेते हैं तो आपको इकोनॉमिक्स आसान लगने लगेगी। हर एक फैक्ट को हमने अच्छी तरीके से समझा दिया है। जो परीक्षा में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं। हम मानते हैं कि आपको कठिन ये रहता है टॉपिक, लेकिन जब तक देखेंगे नहीं तो फिर आप समझेंगे कैसे कि ये सरल है कि या कठिन है। तो इसको पढ़कर जरूर जाइए, है ना। और बेहतर से बेहतर हमने प्रश्न लिया है, काफ़ी अच्छे प्रश्न आपके हैं, तो इस वीडियो को देखिएगा। बाकी हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना, आपकी स्ट्रैटेजी के हर एक क्लास से हमने आपको दे दिया है। ये इकोनॉमिक्स की क्लास है और एक क्लास इकोनॉमिक्स को और हम आपको देंगे, ठीक है ना। और मैराथन के रूप में और लंबी क्लास आपकी होगी। उसके बाद ये लगभग आपका देखो सिलेबस आपका खत्म हो गया है ना। जो हमारा टारगेट है कि आपको कोई भर्ती हो तो भर्ती में मॉडल पेपर लगाने से पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, और हमने अपने सिलेबस को लगभग आपको कंप्लीट कर लिया है। अब आपकी जो शुरुआत होंगी वो मॉडल पेपर की आपकी शुरुआत होने वाली है, ठीक है ना। बाकी प्लेलिस्ट के माध्यम से देख लीजिए। और हमारे ऐप में कोर्स भी 99 रुपये में है, जिसमें आपको ई बुक भी है, टेस्ट सीरीज भी है ना, क्लास नोट्स भी हैं। इसके बाद आपको हर एक टॉपिक के जो सिलेबस है उसका सिलेबस के हिसाब से भी आपका है। सब कुछ बहुत ज़्यादा हमने दिया है 99 में, तो हमारे ऐप से जुड़ सककर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे कह रहा है बैंक दर का अर्थ क्या है। चलिए खुश रहिए भैया, है ना। थोड़ा कमेंट कम करेंगे, दिमाग ज्यादा प्रयोग करेंगे। सर बैंक दर का अर्थ क्या है, पहला क्वेश्चन दिया गया है बैंक दर। तो देखिए दो प्रकार का सिस्टम होता है। एक तो आपके सर जी आरबीआई है, जो आपका सेंट्रल पे आपका है, यानी आरबीआई जो आपकी सबसे उच्च में है। क्या है, सबसे उच्च में है, भारत का सबसे बड़ा पूछे तो आपके आरबीआई है। इसके बाद ढेर सारों आपकी इनके जो बैंक इनसे जुड़े हैं, यानी देखा जाए तो आपके एसबीआई आपका हो गया, यानी सर जी आईसीआई बैंक हो गया, इलाहाबाद हाई हो गया, यानी जितने भी हैं सब बैंक हैं। तो कह रहे सर बैंक दर जब की बात करता है, यानी कि देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर होता है। यानी सर ये हुआ कि हमने क्या किया है, आरबीआई से पैसा लिया है, और जब आरबीआई आपको पैसा देता है तो सर जी इसको बोलते हैं बैंक दर। क्या बोलते हैं, बैंक दर। लेकिन सर जी कभी कभी आरबीआई को आवश्यकता पड़ जाती है। जब आरबीआई को आवश्यकता पड़ जाती है सर जी उसको क्या बोलते हैं, यानी जब हम लोग देते हैं, यानी आपके दो बैंक होते हैं वो आरबीआई को बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो दर। क्या, रिवर्स मतलब उल्टा। क्या बोलते हैं, रिवर्स मतलब उल्टा। तो सर जी आपसे पूछे कि रिवर्स रेपो दर क्या होता है, रिवर्स रेपो दर क्या होता है, तो सर जी अब आप बता देंगे कि बैंकों के द्वारा आरबीआई को दी जाने वाली जो आपकी ब्याज दर होती है वो आपकी रिवर्स रेपो दर होता है। सर जी समझ में आ गया पहला पॉइंट, तो आप कहेंगे सर पहला नंबर लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है क्वेश्चन कि यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा। सर दूसरे नंबर की बात करते हैं, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख में क्या होगा सर जी, इस पे असर क्या होगा सर, बढ़ जाएगी। यानी घटा रही है कोषानुपात में तो सर जी बढ़ जाएगी, यानी सर जी ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। कुछ चीजें आपको रटना पड़ेगा, दिमाग में भरना पड़ेगा, कुछ हम आपको भरेंगे। सर जी इसमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। यानी आप संसाधन में चाहे निजी अधिकार हो या आर्थिक गतिविधि है, सबका कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है और सबका उद्देश्य होता है लाभ को अर्जित करना। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो नहीं चाहेगा कि मेरा घाटा हो, सब चाहेंगे कि मुझको लाभ हो। तो सर जी जब लाभ होने की बात होती है वो होती है पूंजीवाद। यानी सर जी ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित, यानी पूंजीवाद जितने भी व्यक्ति होंगे वो सर जी सिर्फ और सिर्फ लाभ के लिए ही कार्य करेंगे। तो सर जी ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि 100 रुपए का नोट द्वारा हस्तांतरित होता है। वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। इकोनॉमिक्स की क्लास है, सबके बस की बात नहीं होती है, और जितने लोगों के बस की बात है वो इस क्लास में यहाँ पर लगे पड़े हैं। लेकिन जो लोग हिंदी की क्लास में लगे रहते हैं, जीएस में क्लास में लगे रहते हैं, वो सिर्फ लगे ही रहते हैं। लेकिन ऐसी क्लास जिससे आपको परीक्षा पास होनी है, अगर उस क्लास में अगर आप लगे हैं, यानी वास्तविक पढ़ाई वाले स्टूडेंट हैं, अपने आप में एक गर्व करिएगा कि नहीं हाँ वाकई में हम कंपटीशन के लायक हैं। हमें मालूम है कि आप लोग कंपटीशन के लायक हैं। सर जी दिया है 100 रुपए का नोट हस्तांतरित होता है, यानी सर की अगर बात करते हैं तो इसमें जब आपके आरबीआई होते हैं, यानी याद रखना है सर जी 1 रुपया हो, 2 रुपया हो या सिक्का हो या नोटें हो,
तो सर जी याद रखना है कि इसमें जो आपके होते हैं वो वित्त सचिव होते हैं, लेकिन इनसे बड़ी नोटें हो जाएं तो सर जी आरबीआई के गवर्नर के ही सिग्नेचर मिलेंगे। यानी सर जी ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा ए नंबर ए, राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्लियर है? चलिए सर अगले क्वेश्चन में आते हैं। याद रखिएगा छोटी नोट यानी 1 या 2 रुपया वाले होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और हमेशा मिलेगा 1 रुपए, उसमें परेशान नहीं होना है। आपसे सर क्वेश्चन पूछेगा सर फेमा का पूर्ण रूप इनमें से क्या होता है, फेमा का पूर्ण रूप इनमें से पूछा गया है। तो सर यहाँ पर अगर बात करते हैं फेमा का पूर्ण रूप इनमें से क्या है, यहाँ पर जवाब देना है। तो सर जी बताइए जल्दी से। फेमा मतलब होता है फॉरेन, क्या होता है, फेमा मतलब होता है फॉरेन, और फॉरेन है यानी सर जी ऑप्शन आपका ये हो जाएगा कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी सर जी ऑप्शन आपका बनेगा फॉरेन वाला आपका बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन दिया गया है कि किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है। तो सर जी 6 की बात करते हैं तो जब नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति प्राप्त हो जाती है, जब आप नई पूंजी लगाते हैं और जब नई पूंजी लगाते हैं उसके फलस्वरूप जब वृद्धि की अधिक संभावना होती है यानी नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति होती है। ऑप्शन आपका देना है सी नंबर। अब आप लोग कहो सर जी शेयर की बाजार में, और जो शेयर बाजार नहीं जानता वो क्या करेगा बताओ। अगर आपके दिमाग में आया शेयर बाजार तो आप ही बताओ, जिसको शेयर बाजार नहीं आता है तो वो क्या करेगा। इसका मतलब याद रखना है वो अपना अलग तरीका है, लेकिन ये तरीका है पढ़ने का। तो नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति जो आपकी है, इसको ऑप्शन आपका सी बनेगा, राइट हो जाएगा। सर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है। क्वेश्चन आपको सरल भी मिलेंगे, कठिन भी मिलेंगे। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है, यानी सर 7 की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर बनेगा डी नंबर, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी इसको बोलते हैं एनएसओ बोलते हैं, शॉर्टकट में बोलते हैं एनएसओ कहा जाता है, याद रखना है। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा क्या, डी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है और कह रहा है सर जी सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। ये क्वेश्चन आपका पेड एग्जाम 2021 में से आपसे पूछा गया था कि सेवा क्षेत्र का सर दूसरा नाम इनमें से है क्या। तो आप कहेंगे सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम है तृतीय क्षेत्र, यानी जो आपको सेवा देते हैं। सेवा मतलब हो गया जैसे बैंक आपको सेवा दे रहे हैं, आप मेट्रो में बैठ रहे हो सेवा दे रहे हैं, बस में बैठ रहे हो सजी सेवा दे रहे हैं, आप होटल में रुकते हो आप सेवा दे रहे हैं, रेस्तरा में जाते हो आपको सेवा दे रहे हैं। यानी ये जो आपको सेवा देते हैं पैसा तो लेंगे लेकिन सेवा तो आपको देंगे। तो सर जी याद रखिएगा ये सेवा क्षेत्र को ही तृतीय क्षेत्र कहते हैं। लेकिन सर जी प्राथमिक क्षेत्र में याद रखना खेती बाड़ी, यानी प्राथमिक क्षेत्र में जो आता है वो कृषि आता है। सर जी अगर हम आपसे पूछ ले कि कृषि के अलावा यहाँ पर मछली पालन जो आपका होता है, क्या मछली पालन जो आपका है या कुक्कुट पालन आपका होता है, यानी जो मुर्गी वगैरह होता है मुर्गी पालन, ये भी सर जी कृषि के क्षेत्र में ही आता है। ऐसा ना समझ लो कि मुर्गी का व्यापार हम कर रहे हैं, सर जी व्यापार कर रहे हो लेकिन ये सब कृषि के क्षेत्र में ही आएंगे। द्वितीय क्षेत्र में जो आते हैं वो आते हैं विनिर्माण हो गया, कंपनियां विनिर्माण जो हो रहे हैं उनको होते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। चलिए बताना है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है, यहाँ पर देना है। तो सर याद रखना है श्वेत क्रांति है यानी बात हो जाएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इनको भारत का दूध वाला भी कहते हैं, क्या बोलते हैं सर, इनको भारत का दूध वाला भी कहा जाता है। इन्हीं के प्रयासों से श्वेत क्रांति यहाँ पर हुई, इसका ऑप्शन आपका भी बनेगा। सर यहाँ पर स्वामीनाथन है और इनको भैया कृषि के हिसाब से बोला जाता है, यानी कृषि का जो आपका है हरित क्रांति बोलेंगे सर, हरित क्रांति। तो हरित क्रांति का जन्म आपसे पूछे या जनक पूछे, हरित क्रांति का जनक पूछे वो भी सर जी भारत में, तो आपको जवाब देना है स्वामीनाथन। और सर जी नॉर्मन बोरलॉग अगर पूछ लेता नॉर्मन बोरलॉग तो भैया वो आपके विश्व में थे। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन जो सबसे आईएमपी है, क्वेश्चन बिल्कुल छपा ही रख लो, मान लो, मानना नहीं है, ये समझ लो क्वेश्चन संख्या ये मिलेगी ही मिलेगी। कह रहा है कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। और आपसे ये पूछेगा कि सर आर्थिक सुधार कब आया, तो आप कहेंगे सर जी 1991 में आया। और 1991 के समय कौन थे, तो भैया बीपी जो आपके थे ना, पीवी नरसिम्हा राव। यानी सर जी देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा 10 नंबर में वो आपका ए हो जाएगा, ये पीवी नरसिम्हा राव थे। नोट कर लीजिएगा, गलती नहीं करना है। 1991 यानी आपकी नई आर्थिक सुधार नीति है, यानी आपकी स्थिति को सही करना था। और आपकी स्थिति को सही करने के लिए यहाँ पर कंपनी शासन यानी कंपनियों को बढ़ावा दिया गया, नई नई फैक्ट्रियां बनाई गई, यानी आपकी आर्थिक सुधार के लिए 1991 में ये आपकी सफलता हासिल हुई। सर जी पीवी जो नरसिम्हा राव है ये आपके प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री थे यहाँ पर, क्या थे? प्रधानमंत्री। लेकिन सर जी जो लोग दे रहे हैं सी नंबर, यानी सर मनमोहन सिंह कौन थे? मनमोहन सिंह थे आपके वित्त मंत्री सर जी। क्या थे? ये वित्त मंत्री थे, साथ ही याद रखना है ये वित्त मंत्री थे। क्लियर है? नोट करिए और आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है क्वेश्चन कि भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अत्यधिक उन्मुख है, यानी वर्तमान में जो औद्योगिक नीति है वो वैश्वीकरण की ओर है, यानी विश्व की ओर आपकी है, यानी वैश्वीकरण की ओर है। यानी सर ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा? बी नंबर हो जाएगा। ये औद्योगिक नीति जो आपकी प्रभावित है वो 1991 पर आपकी प्रभावित है। तो सर जी इसका कारण क्या, इसका कह सकते हैं इसका कारण क्या है, ये नीति क्या है? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। खास करके 1991 में यही शब्द आपके रहे हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर जोर दिया गया था सर, याद रखना है। यानी अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि BIFR संबंधित है, यानी सर 12 नंबर की बात करते हैं तो BIFR ये जो आपकी है इसका मतलब होता है सर औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। क्या होता है? औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बैंक बोर्ड बोला जाता है। यानी भारत सरकार का एक निकाय है जो बीमार औद्योगिक कंपनी के पुनरुद्धार के लिए होता है। तो सर जी इसका मतलब औद्योगिक की बात हो रही है, हमने कहा बीमार दिया है सर, क्या रुग्ण मतलब होता है बीमार, ये हमने आपको हिंदी में बताया है सर जी। बीमार कंपनियां, ये बीमार का मतलब होता है जो बिल्कुल घाटे में हो जाती हैं, यानी जो बीमार औद्योगिक कंपनियों के पुनरुत्थान और पुनर्वास के लिए काम करता है। सर जी 2016 में इसको भंग कर दिया गया है, 2016 में इसको भंग कर दिया है। याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? गलती नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन हम आपको रिपीट कराएंगे, पूरी क्लास रखिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हमने कहा सर भारत में नई आर्थिक नीति कब आई थी, यानी देखा जाए तो आप कहेंगे सर 13 का ऑप्शन जो बनेगा उसकी हो जाएगा 1991 है, और बाकी सब चीजें आपको बताई दी गई हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे भारत में नई आर्थिक क्या है, भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? बताना है भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? क्या हो जाएगा? कुछ भी क्वेश्चन पूछे आंसर आपका क्या हो गया सर? 1991 हो जाएगा। अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है सर क्वेश्चन कि कृषि उत्पाद बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, इस नए मंच को क्या नाम दिया गया है? सर 15 की बात करते हैं सर, इसका नाम दिया गया है ई रकम। क्या नाम दिया गया है? ई रकम नाम दिया गया है, ई रकम या इनाम जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि बाजार, है ना। तो सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि बाजार या इनाम या ई रकम जिसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सर जी अधिक अन्न उपजाओ अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? ये तो सर जी आपकी ऑप्शनल वाली क्लास है, ये ऑब्जेक्टिव वाली क्लास है। जब आपको थ्योरी वाली क्लास देंगे तब आपको पूरी तरीके से दिमाग में छप जाएगी और लगेगा कि नहीं सर इकोनॉमिक्स कठिन नहीं होती है, बस इसको समझा जाए बस, और कुछ नहीं है। सर जी अधिक अन्न उपजाओ जो अभियान है ये जो शुरुआत हुई थी, ये कब शुरुआत हुई थी इसको ऑप्शन देना है। यहाँ पर देखा जाए तो 16 नंबर है और 16 का ऑप्शन आ रहा है 1948। यानी अगर हम बात करते हैं सर जी यहाँ पर 1948 अधिक अन्न उपजाओ ये जो दिया गया था सर जी इसको 42 कर लीजिएगा, ठीक है 42 कर लीजिएगा। इसको ऑप्शन बी कर लीजिए 1942, अलग से आप लिख लीजिए 1942 आपको कर लेना है, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। सर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया है 17 नंबर में, कह रहा है कि सरकार के द्वारा ई रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? जी सर बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ। यहाँ पर देखा जाए तो ई रकम नामक एक नया जो प्लेटफॉर्म है किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? यानी सर 17 की अगर हम बात करते हैं तो कृषि बाजार को जो उत्पाद है कृषि उत्पाद बेचने के लिए किया गया था। ये क्वेश्चन अभी मिला था, अब दोबारा मिलेगा तो अब आपको याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन 18 में दिया गया है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद 2019 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र द्वारा कुल कितने प्रतिशत भाग का योगदान हुआ है? तो सर जी यहाँ पर 2019 दे दिया है और 2019 दे दिया है तो इकोनॉमिक्स कभी कभी ना प्रेजेंट टाइम की चीजें नहीं पूछता है, वो बहुत पुराना डाटा पूछ लेता है। और सर जी बहुत पुराना पूछा जाता है तो ये 19 वाला जो आपका है वो 15.87 है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अभी जूनियर असिस्टेंट का हुआ था 2012 का डाटा पूछा था, सोचिए जूनियर असिस्टेंट का एक पेपर हुआ था उसमें ऐसा ही डाटा 2012 का पूछा था।
तो इसलिए क्या होता है कि इकोनॉमिक्स में कुछ डाटा बहुत पुराने पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है सर क्वेश्चन है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है। यानी सर जी अगर हम बात करते हैं 19 नंबर में, तो आपसे कह रहा है सार्वजनिक कार्यों या सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों में पूछा गया है। कह रहा सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन द्वारा प्रदान करना, सामाजिक आर्थिक ऊपर पूंजी का निर्माण करना, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना, समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। यानी सर जी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये सभी इसमें राइट हो जाएगा। ये सभी हैं जो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों को यहाँ पर सही रूप से दर्शा रहे हैं। अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है सर 20 नंबर में क्वेश्चन है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित अवसंरचना विकास में पुनर्लोकन तथा परिष्कृत हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे। यानी सर 20 को ऑप्शन हो जाएगा आपका वी, जो आपके हैं वी केलकर। कौन है? वी केलकर जो आपके हैं, ये आपके देखा जाए सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित जो आपकी पुनर्लोकन और परिष्करण हेतु गठित की गई थी समिति, उसके अध्यक्ष तो आपके वी केलकर। ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। सर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से किस क्रांति में तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि की जाती है। इकोनॉमिक्स में अगर आपने समझो 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन आप पढ़े हुए होते हैं, बस 25 क्वेश्चन होते हैं जो आपके दिमाग को दही करते हैं, है ना। और वही दिमाग को दही करने वाले क्वेश्चन समझना है, बाकी तो सब तो हवा हवा है ना। तो सर जी हमने कहा सर यहाँ पर तिलहन दिया है, यानी तिलहन दिया है तो आप कहेंगे सर तिलहन यानी पीली क्रांति होता है। यानी सर जी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यानी पीली क्रांति का संबंध होता है तिलहन, यानी जिसको बोलते हैं येलो रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा। हरित क्रांति खाद्यान्न से होता है और स्वर्ण क्रांति कैसे होता है एक बार कमेंट करिएगा, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है सर कि हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए थे। या देखा जाए भारत में जब हरित क्रांति आई थी तो उसमें सबसे ज्यादा जो लाभ मिला था हरित क्रांति में, तो बिहार को मिला था। क्या सर जी बिहार इसमें नहीं होगा? सर राजस्थान इसमें नहीं होगा, तो सर जी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश लगा दीजिए ऑप्शन सी नंबर, ये आपका आंसर सी हो जाएगा। सर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है दिए गए कूट का सहायता से हरित क्रांति के घटक को आपको चुनना है। यानी सर 23 नंबर आपसे दिया गया है। तो कह रहे सर जी कि सही मतलब हरित क्रांति के बारे में कि उच्च उत्पादन देने वाले किस्म के बीज, फिर दिया गया है सर सिंचाई, फिर दिया है ग्रामीण विद्युतीकरण, फिर ग्रामीण सड़कें और आपका विपणन। सर 23 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही किया जाए? तो सर जी यहाँ पर हरित क्रांति में दो चीजों पर फोकस हुआ। एक तो उच्च उत्पादन देने वाले जो अच्छे वाले किस्म के बीज थे, यानी सर पहला तो सही है। सिंचाई व्यवस्था भी उन्नत तरीके से आपकी की गई, सर जी ये भी आपका सही है। भैया विद्युतीकरण और इसका कोई लेना देना नहीं था, सर जी पहला ऑप्शन लगा दीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है सर 24 में क्वेश्चन है कि भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का नाम क्या है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था। यानी सर जी जो रूस में पंचवर्षीय योजना को सबसे पहले लागू किया, इनका नाम था जोसेफ स्टालिन। नाम क्या था? जोसेफ स्टालिन था। याद रखिए, पुतिन मत लगा देना, याद रखिए जोसेफ स्टालिन थे जिन्होंने यहाँ पर पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। सर जी ऑप्शन डी हो जाएगा और ये रूस से प्रेरित आपकी है, याद रखना है। क्लियर है? यानी आप कहेंगे सर कहां से प्रेरित है? यूएसएसआर बोला जाता था उस समय, ठीक है ना। क्लियर है? अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे सर वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू है। तो सर जी वर्तमान में कौन सी लागू है? तो वर्तमान में भैया ये भी खत्म है, ये भी खत्म है, ये भी खत्म है, इसका भी कार्य पूरा हो गया है। और सर जी अगर आ जाए तो लगा दीजिए 12वीं, नहीं तो इसका काम तो खत्म ही हो गया है, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है सर जी क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। कह रहे सर भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। यानी जो 12वीं पंचवर्षीय योजना था उसका उद्देश्य पूछा जाता है और सर उद्देश्य होता है तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। क्या होता है? तेज, सतत, अधिक और सम्मिलित विकास। यानी सतत शब्द आपको जरूर याद रखना है। सतत मतलब एक प्रकार से पूरी तरीके से, है ना, बराबर जैसे। तो तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास, ऑप्शन आपको डी देना है। नोट कर लीजिएगा, गलती नहीं करना है। सर अगला पॉइंट आपसे दिया है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था। आसान क्वेश्चन है अगर आपने पढ़ा है तो। सर ये 27 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो हमने कहा था गरीबी हटाओ, जो लोग बिल्कुल गांव में कामें नहीं करेंगे, और जब कामें नहीं करेंगे तो भैया गरीब तो रहेंगे। तो कहते हैं मुंह और हाथ बांध कर थोड़ो रखो। तो हमने कहा सर जी हाथ में उंगलियां होती हैं 5, तो हमने कहा सर 5वीं पंचवर्षीय योजना है। यानी सर जी ऑप्शन ए हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। गरीबी हटाओ का नारा है और ये समय से पहले सर जी खत्म भी हो गई थी। समय से पहले खत्म हुई थी। समय से पहले खत्म कौन सी हुई थी सर जी? ये आपकी है 5वीं, यानी सिर्फ 4 वर्ष ही चली थी और गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। सर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्या है? भाई हम नहीं बताएंगे,
इस क्वेश्चन का जवाब हम नहीं बताएंगे, आप ही लोग बताओगे इसका सही आंसर क्या बनेगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो देना है सर जी आप ही को देना है, हमको नहीं देना है, क्योंकि हमने अपना काम कर दिया। हमने आपको सर जी बता दिया है। हमने कहा सर जी कि जब भी कभी मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, इसमें यानी यानी लोगों का सहयोग और आपके सरकारी क्षेत्र का सहयोग, यानी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, यानी बिल्कुल क्वेश्चन छपा हुआ मिलने वाला है। सर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्न में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। यानी सर जी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो आपकी है क्या। चलिए बहुत कठिन है तो आप बता ही दोगे। सर जी 29 नंबर दिया है। हमने कहा सर भारत में जो अर्थव्यवस्था चल रही है ना, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था चल रही है। तो सर जी ऑप्शन क्या हो जाएगा, जय श्री कृष्णा, मिश्रित अर्थव्यवस्था चल रही है, ऑप्शन आपको सी देना है। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है सर आयात निर्यात यानी एक्जिम बैंक कब स्थापित हुआ था। चलो भैया ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि आयात निर्यात यानी एक्जिम बैंक कब स्थापित हुआ था। सर 30 नंबर की बात करते हैं तो ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। ये सर आपकी 1982 में हुई थी, यानी ऑप्शन आपको बी नंबर आपको देना है। इसका उद्देश्य ये है कि जो भारतीय व्यवसाय है उनमें वैश्वीकरण को सुविधाजनक बनाना दिया गया है। यानी एक्जिम बैंक है निर्यात और आयात के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सर ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहे हैं सर जी क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बताओ भैया, कहूं कठिन लगा आपको, कहीं कठिन लगा। जो कठिन आपका होगा जो समझने में, उसको हम आराम से आसान बना देंगे। बाकी आसान तो है आपकी इकोनॉमिक्स, उन्हें बहुत कठिन थोड़ा है, बस दिमाग में कठिन रहता है। सर जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है किस वर्ष हुई थी। यहाँ पर 31 नंबर है। हमने कहा सर 31 का ऑप्शन क्या होगा, डी वाला लगा दीजिएगा। सर डेट भी तो याद रखना, 1 अप्रैल को हुई थी। कब हुई थी सर जी, 1 अप्रैल को हुई थी। कहां पर हुई थी सर जी, कलकत्ता में हुई थी। कलकत्ता में हुई थी, लेकिन वर्तमान में भैया इसका जो मुख्यालय कलकत्ता में थोड़ो है ना, मुंबई में है। तो इसको ऑप्शन सर जी डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है, कह रहा है सर जी यहाँ पर एक क्वेश्चन बताइएगा। कह रहा है वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई है। राष्ट्रीयकरण आरबीआई का हुआ था 1949 में। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। अदर फैक्ट बिल्कुल याद है। सर 32 नंबर नोट कर लीजिएगा। ये जो आपकी है बंधन बैंक है, यानी जो बंधन बैंक था सर जी याद रखना, ये माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई है। सर जी बंधन बैंक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हमने कहा शायद सुना है कि बंधन बैंक जो है वो शादी वाले जोड़ों को पैसा देता है लोन में। अब ये हमने सुना है, कंफर्म नहीं है, चेक नहीं किया है, ठीक है, लेकिन ये बात सही लग रही है, ठीक है, बंधन बैंक। सर जी अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 33 दिया है, ऐसा राज्य जहां कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। चलो याद रखिएगा, दिया गया है सर कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। तो सर जी यहां पर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो सर जी गोवा और सिक्किम। गोवा और सिक्किम यानी सर जी 33 का जो ऑप्शन बनेगा वो ए हो जाएगा। जो सर जी आपका गोवा है ना, जो आपका गोवा है और सर जी सिक्किम, ऐसे 2 राज्य हैं जहां कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। सर जी याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है सर जी 34 नंबर में वाणिज्यिक बैंकों का दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलो यहाँ पर देखिए दूसरा राष्ट्रीयकरण हुआ था सर जी कब, 1980 में प्रक्रिया चली थी। 1980 में प्रक्रिया चली थी और ये पहला नहीं दूसरा चरण था और इसमें 6 बड़े बैंकों का सर जी राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था। वहीं पर देखा जाए तो आपकी 1969 में चलते हैं पीछे और 1969 की बात करते हैं सर जी 14 बड़े बैंकों का क्या हुआ था, यहाँ पर आपका राष्ट्रीयकरण किया गया था। सर अगले, संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक यानी निरस्त और संशोधन विधेयक 2017 पारित किया था। यानी सर जी 36 की बात करते हैं तो 36 की बात करते हैं सर जी 6 बैंकों को सबसे पहले मर्ज किया गया था। सबसे पहले 6 बैंकों को स्टेट बैंक के साथ मर्ज किया, यानी सर जी ऑप्शन आपका इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन 37 है, किस अधिनियम ने एक ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार के को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार होता है। यानी सर 37 की बात करते हैं तो सर जी ये आरबीआई अधिनियम धारा 7 में है और ये सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश देने का अधिकार होता है, ये धारा 7 में है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है कि जब आरबीआई की स्थापना हुई तब उसका केंद्रीय कार्यालय कहां पर स्थित था। बताओ जब आरबीआई की स्थापना हुई थी है ना, तब इसका जो केंद्रीय कार्यालय था, अभी अभी हमने आपको बताया था कि सर जी कलकत्ता ही लगाना है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा सी नंबर है। जब इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की तो सर इसका स्थापना जब हुई थी ये कोलकाता में था, अब तो कोलकाता में नहीं है ना,
नहीं है ना, 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में कर दिया गया था। यानी 1937 में क्या किया गया, इसका मुख्यालय मुंबई में और स्थायी तरीके से कर दिया गया था। 1937 में मुंबई में कर दिया गया था सर जी, है ना। और ये 35 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी 2 ही साल के बाद यहाँ के लोग परेशान हो गए थे क्या। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है सर जी 29 नंबर में 39 में भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है। यानी सर जी क्वेश्चन में क्या है, इसमें देख लेते हैं। ऐसा तो नहीं है मिलान करने वाला है, नहीं मिलान करने वाला है, तो चलिए नहीं मिलान करने वाला है तो डायरेक्ट आप आंसर को यहाँ पर ध्यान देना है। यानी बैंकिंग लोकपाल जो आया था ये क्यों आया था, तो सर जी याद रखना है कि बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। सर जी आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही इनमें से राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी होता है जो ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करता है। सर जी योजना कब लाई गई थी, ये योजना 1995 में सर जी क्या की गई थी, लाई गई थी। और इसके बाद 2006 में इसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया। 2006 में क्या किया गया है, इसमें आपका संशोधन भी किया गया है, याद रखिएगा। सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहे हैं सर भारत इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। चलिए बताना है, भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। यानी सर 40 की अगर बात कर लेते हैं तो 40 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो सर जी यहाँ पर देखा जाए जो आपका कौन है, यहाँ पर दिया इलाहाबाद है, पंजाब है, यूको है, तो सब है। लेकिन सर जी यहाँ पर देखा जाए जो आपका फेडरल बैंक है, फेडरल बैंक के साथ साथ एक बैंक और मिलेगा HDFC, ये जो बैंक आपके सार्वजनिक के नहीं है, ये निजी क्षेत्र के हैं। तो सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्लियर है ना। यानी सार्वजनिक क्षेत्र ऐसा होता है जिसमें सरकार की बहुमत आपकी होती है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन है। यानी सर 41 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कहीं सरल तो कहीं कठिन और इसी प्रकार से नैया पार हो जाएगी आपकी, देखना पता नहीं चलेगा। सर भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन है, तो आप कहेंगे सर ये आपके MS स्वामीनाथन है। यानी सर जी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से आपको सुमेलित करना है, यानी कौन सुमेलित नहीं है, ये जवाब आपको देना है। चलिए यहाँ पर देना है कि सर जी कौन सुमेलित नहीं है। यानी सर जी 42 की अगर हम बात कर लेते हैं तो देख लीजिएगा कौन सा नहीं सुमेलित है। 42 नंबर में पहला दीजिएगा, हमने कहा सुनहरी क्रांति उद्यान से है, सर जी श्वेत क्रांति दूध से है, हरित क्रांति कृषि से है, नीली क्रांति सर जी मछली से होता है ना, कुक्कुट पालन थोड़ा होता है। यानी सर जी ऑप्शन आपका सी नंबर गलत दिया गया था, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है सर हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस हुआ था, तो सबसे ज्यादा महसूस हुआ था किसमें हुआ था। चलिए हमने कहा सर गेहूं उत्पादन में, यानी गेहूं सबसे ज्यादा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहे हैं ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो आपकी किससे है, तो सर जी ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे सर जी ऑपरेशन फ्लड दिया है, यानी आपका जो आंसर बनेगा ये दुग्ध आपूर्ति से है, वर्गीज कुरियन है ना, जो दूध वाला ऑप्शन आपका बी बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में निम्न से किस बैंक ने, क्या दिया गया है, भारत में निम्न में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी। चलिए याद रखना है सबसे पहले बैंकिंग सेवा जो शुरुआत की थी वो किसने शुरुआत की थी। क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग में रटा होना चाहिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन रटना थोड़ा होता है, सबसे ज्यादा तो आपने रट ही लिया है, जो रटना है वो बहुत हमको लगता है 25-30 क्वेश्चन रटना होगा बस। HDFC अच्छा भैया याद रखना ये जो है ICICI, याद रखना इसका जो ऑप्शन है सर वो आपका बनेगा कौन, तो आपका जो ICICI बैंक है सबसे पहले इंटरनेट सेवा आपकी इसी के द्वारा आपकी शुरू की थी। यानी ये बात सर जी 1990 की दशक की है, 1990 दशक के मध्य में 1996 यानी 90 और 6 के बाद में जो इनकी शाखाएं थी उन शाखाओं में ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं शुरू कर दिया था और भारत में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की शुरुआत किया था। तो याद रखना है इसका आंसर आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखना है, ठीक है ना। चलिए भैया अगले क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है 46 में दिया गया है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक इनमें से कौन सा है। अब तो बता दीजिए 46 नंबर में आप सभी बता देंगे सर जी ये तो आपका स्टेट बैंक आपका है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी सर जी ऑप्शन आपका बनेगा कौन, तो यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, भारतीय स्टेट बैंक। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन 47 में कि द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के बाद क्या नाम दिया गया था। सर जी जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है ना ये नाम है कब का, तो आपके 1921 का है, ये 1921 इसका नाम दिया गया था।
दो तीन आपके बैंक थे जिनको मर्ज किया गया था, तब इसको इंपीरियल बैंक नाम दिया गया था, जो कोलकाता वगैरह थे। जब इनको यहाँ पर किया गया तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया दिया गया 1921 में। और सर जी अब ये बात कब की है, तो भैया राष्ट्रीयकरण, जब राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1955 में राष्ट्रीयकरण हुआ। और 1955 में जब राष्ट्रीयकरण हुआ ना, तो सर जी इसका नाम क्या दे दिया गया, तो यहाँ पर कहेंगे सर ऑप्शन लगा दीजिएगा, इसमें क्या हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक। यानी सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 1955 में भारतीय स्टेट बैंक जो था यही इंपीरियल बैंक है, जिसको बाद में स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक आ गया 1955 में, भैया राष्ट्रीयकरण कर दिया। दिमाग आ गया। आरबीआई नहीं है भैया, परेशान ना हो, आरबीआई नहीं है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। दिमाग में भरिए, भूसा नहीं भरना है। हमने कहा सर 1955 याद रखिए, 1955 में आपका भारतीय स्टेट बैंक हुआ था, ना कि आरबीआई। आरबीआई तो सर जी आपको 49 में हुआ था, है ना, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सर जी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है सर जी यहाँ पर बताना है। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका 48 और 48 क्या दिया है कि भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक उत्थान प्रदान किया गया है। यानी सर 48 की बात करते हैं तो 48 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सर ये जो वाणिज्यिक बैंक है, यानी सबसे ज्यादा जो आपका है वो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, सर जी ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 49, सर जी 2018 का लक्ष्य 2022 तक भारत को निर्यात को इतना बढ़ाना था, तो भैया 2018-2022 वाला के अगर हम पूछ लेता, अगर ये डाटा पूछ लेता है तो बता दीजिएगा, नहीं तो भैया कोई दिक्कतें नहीं है। यहाँ पर 60 बिलियन से अधिक आपसे पूछा है, यहाँ पर हो जाएगा 60 बिलियन, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, याद रखना। क्लियर है। अगले बार करते हैं, अगले क्वेश्चन आपसे दिया गया है और यहाँ पर आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपके 50 में, विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य इनमें से कौन था। चलिए यहाँ पर देना है सर आपका जो आंसर है 50 में वो आपका राइट क्या हो जाएगा, 50 नंबर आपको देना है। तो 50 की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सर ये उत्तराखंड है, यानी आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सी नंबर, उत्तराखंड है। और उत्तराखंड 2011 में ही, कब है, 2011 में ही विशेष कृषि क्षेत्र है ना स्थापित करने वाला पहला भारतीय आपका राज्य था, याद रखना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर राइट हो जाएगा। कॉपी पेस्ट मत करिए, नहीं ब्लॉक कर देंगे, ठीक है ना। आइएगा अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 51 और आपसे यहां पर दिया गया है, चलो यहां पर देखो दिया गया है क्वेश्चन, आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य उद्देश्यों में से एक नहीं है। क्या कह रहा है, दिया गया है कि निम्न में से कौन सा है भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है। यानी देखा जाए तो कृषि में कई प्रकार के दोष मिलेंगे और कई प्रकार के दोषों में देखा जाए तो कहेंगे सर भंडारण की सुविधा में कमी हो रही है, परिवहन की कमी थी, मार्केट इंटेलिजेंस की कमी थी, अनुकूल मंडी। सर जी ये जो ऑप्शन है ये आपका विपणन दोषों में शामिल नहीं है, अनुकूल मंडी। तो ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपका 52 है और आपसे कह रहा है कि भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल हैं, इनमें से कौन ऐसा संगठन है जो आपका नहीं है। यानी 52 की बात करते हैं तो याद रखिए भारत में जो कपास निगम है, भारतीय खाद्य निगम है, कृषि लागत और कीमतों का जो आयोग है ये कृषि विपणन में शामिल है, लेकिन भारत के जो कृषि निगम है ये आपका शामिल नहीं है, नोट कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ अगर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है सर 53 नंबर में क्वेश्चन है, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है। यानी जो आपका कोई भी आपकी होती चाहे गेहूं होता है ना, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी देखा जाए इसको जो एमएसपी जो बोलते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, ये जो घोषित करता है वो कौन घोषित करता है। 53 नंबर नोट कर लीजिएगा सर, ये कृषि लागत और मूल्य आयोग है। यानी सर ऑप्शन जो आपका बनेगा यहाँ पर कृषि लागत और मूल्य आयोग है जो हर वर्ष एमएसपी को घोषित करता है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी बताना है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी। चलिए 54 को ऑप्शन देना है और 54 की बात करते हैं तो याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा 1965 है, लेकिन आपसे डेट पूछेगा ज्यादा। 14 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बन जाएगा, है ना। और इसका उद्देश्य है कि जो आपके किसान हैं उनके हितों को सुरक्षित रखा जाए, उनके मूल्य समर्थन को प्रभावी बनाया जाए, तो ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और यहाँ पर दिया है क्वेश्चन 55 दिया गया है कि भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है। बताइए भारत में जो कृषि आयकर है लगाया जाता है। चलिए पानी भी पी लेते हैं। चलो देखो भैया 55 नंबर दिया है
और 55 की बात करते हैं, कह रहा है भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है, इसका आंसर में से क्या बनेगा? स्थानीय सरकारों द्वारा या राज्य सरकारों द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा या केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के द्वारा? चलिए कृषि आयकर से मुक्त आपकी है, यानी देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा? कृषि आयकर। चलो जवाब तो सभी का आ गया है, यानी आप लोगों का जवाब तो यही बता रहा है कि ऑप्शन राज्य सरकार पर लगा दीजिएगा, है ना। तो एक सभी धारा आती है, धारा 10, याद रखिए एक धारा जो आपकी है धारा 10 के फर्स्ट में, धारा 10 के फर्स्ट में कृषि आय पर कर नहीं लगता है ना। तो यहां पर देखा जाए तो ये राज्य सरकार कृषि आय पर लगा सकता है, यानी इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर बिल्कुल सही है, आपका आंसर बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहां पर दिया गया है 56 में, कह रहा है कि कृषि विपणन की आधारभूत संरचना कब से प्रभावी है? 56 नंबर की बात करते हैं तो याद रखना है ये आपके अप्रैल 2014 से, कब? तो याद रखना है 1 अप्रैल 2014 से ये जो कृषि विपणन की आधारभूत संरचना है ये आपकी प्रभावी है, ये याद रखना है। तो आपका आंसर बनेगा कौन सी नंबर है? राइट हो जाएगा। यानी इसका उद्देश्य है कि कृषि विपणन के लिए आधुनिक बुनियादी सुविधाओं का निर्माण किया जाए। आधुनिक बुनियादी सुविधाओं का निर्माण यानी देखा जाए कुशल भंडार होना चाहिए, बीजों का ग्रेडिंग आपका होना चाहिए, मानकीकरण की सुविधा होना चाहिए, किसानों को बेहतर मूल्य मिलना चाहिए, है ना, उनको जो नुकसान होता है उसका मुआवजा देना चाहिए, यानी ये सब चीजें आपकी हैं अप्रैल 2014 में आई थी। सर जी अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन आपका अगला है, क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया? कह रहा है सर राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है? यानी जो अभी आपने पढ़ा NAM, जो NAM है वो आपका है क्या? यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 57 नंबर में नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच है। क्या है? कृषि उपज के लिए एक ई व्यापार मंच है। ये क्वेश्चन आपका IMP है, बन भी सकता है, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और दिया गया है क्वेश्चन आपके 58 में, क्या दिया गया है कि कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशों में जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम का क्या नाम है? यानी 58 की बात करते हैं सर, इसका नाम जो आपका है वो एग्री उड़ान था। क्या? एग्री उड़ान, एग्री उड़ान नहीं, एग्री उड़ान था, यानी ये आपका आंसर भी हो जाएगा एग्री उड़ान। अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है आपके 59 में, कह रहा है कि शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। यानी ये जो आपकी है कौन सी बात है? तो ये पूरा मॉडल था। ये लेखपाल में हमने आपको ढेर सारी क्लासें दिया है, बिल्कुल रटा दिया था कि सर ये शहरों के बाहर जो आर्थिक सुअवसर है उनको बनाने के लिए एक मॉडल आया था पूरा, PURA, है ना, ये मॉडल आया था, यानी प्रोविजनल ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज रूरल एरियाज। यानी सर जी ये पूरा मॉडल है, जो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर हो जाएगा। और सर जी ये मॉडल जो आपके है ना, ये जो विकसित किया था वो आपके APJ अब्दुल कलाम ने विकसित किया था। किसने? APJ अब्दुल कलाम जी ने, अब्दुल कलाम जी ने इसको क्या किया था? यहाँ पर विकसित किया था, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर क्या है क्वेश्चन यहाँ पर देखना है। कह रहा है सर कि कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन किस मंत्रालय के अधीन है? तो देखिए जो आपका अटल मिशन है ना, ये जो कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन जो आपका है ये किस मंत्रालय के अधीन है? 60 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका ये हो जाएगा आवास और शहरी मामले, क्योंकि भैया कायाकल्प या उत्थान किसका करना है? आपके शहरी परिवर्तन के, तो आवास और शहरी मामले ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और कह रहा है रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या क्या है? चलो बताइएगा, रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या। सबसे सही व्याख्या याद रखिएगा कि श्रमिक जितना कम करने में सक्षम है उससे कम से कम रह रहे हैं। मजदूरों को अपने किए गए कार्य की मजदूरी नहीं मिलती है, तो भैया रोजगार के अवसर किसका तो कोई मतलब ही नहीं है। भैया जब रोजगार मिलेगा नहीं तो भैया वो मजदूरी करेगा कौन? इसको तो मतलब ही नहीं है ना। मजदूर अत्यंत शिथिल तरीके से काम कर रहे हैं भैया, अभी उनको शामिल ही नहीं किया गया है, रोजगार के अवसर ही नहीं मिला है, तो क्या हो जाएगा? श्रमिक काम करना नहीं चाहते, इसका भी मतलब कोई नहीं है। यानी जब हम सब ऑप्शन को यहाँ पर देख लेंगे तो आप लगा दोगे कि श्रमिक जितना कम करने में सक्षम है उससे कम कर रहे हैं, उससे कम
कर रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। सर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है और क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 62। कह रहा है कि प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र को निम्न में से किस अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है। तो यहाँ पर याद रखना है 62 नंबर जो ऑप्शन दिया है, 62 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 2017-18 में ये किया गया था, यानी महिला सशक्तिकरण योजना के लिए अंतरराष्ट्रीय जो महिला शक्ति केंद्र है, ये जो ऑप्शन है 17 से 18 के बीच में किया गया था। ठीक है ना। और थोड़ा से आपके बचे इस प्रकार के पॉइंट है, अभी आपको इस प्रकार के जो पॉइंट है इसको हटा दीजिएगा और इस वाला। हाँ आइएगा क्वेश्चन आपकी 64 में कि वस्तु और सेवा कर जो आपका जीएसटी है जुलाई में पेश किया गया था, यानी देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही नंबर आपका 17 हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है वस्तु और सेवा कर कितने घटकों में विभाजित किया गया है, यहाँ पर देखा जाए 65 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 65 नंबर आपको देना है। 65 का ऑप्शन जो आपको बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4 घटकों में विभाजित किया गया है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। और अगला आपसे दिया गया है सर वर्तमान में वस्तु और सेवा कर नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है, तो आप कहेंगे सर 28% ये स्लैब है, मैक्सिमम आपका 28% आपका है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई थी। बाकी हमने जीएसटी का एक वीडियो स्पेशल बना दिया है, हर एक पॉइंट आपको जीएसटी की मिल जाएंगे। जीएसटी की जो पुष्टि किया था वो किसने किया था, सर जी असम सरकार ने, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किसे 19 फरवरी 2016 को जीएसटी पर बनी राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष चुना था। यहाँ पर देखिए 68 नंबर में जो आपके है ना अमित मित्रा को चुना था, अमित मित्रा आपके हो गए। ठीक है ना, नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है 1991 में कि 1991 की नई उदार नीति के परिचय के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था में इनके अलावा निम्न सभी के माध्यम में मौजूद आर्थिक समस्याओं को संबंधित किया गया है। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था पहले क्वेश्चन में कि 1991 की नई जो उदार नीति है उनमें 3 चीजों को रखा गया है, और ये 3 चीज आपकी कौन है, सर आपकी वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण, इन 3 चीजों को लिया गया है, लेकिन औद्योगिकरण को इसमें नहीं लिया गया है। याद रखना ये 3 शब्द वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण, ये 3 शब्द आपको मिलेंगे, लेकिन आपके औद्योगिकरण ये नई उदार नीति जो 91 है उसमें ये शब्द आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि भारत में विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बताइए भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे। 70 की बात करते हैं, सर जी ये थे आपके जीवी रामकृष्ण। कौन है, जीवी रामकृष्ण। ये बात है 1996 की। कब, 1996 की। तो आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट राइट हो जाएगा। ये तो आपके रहे पॉइंट इसमें, ये तो पॉइंट रहे इसमें, है ना। यानी 70 क्वेश्चन हमने कवर कर दिया आपको 40 से 45 मिनट में। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अब आपको एक रिवीजन के तौर पर आपका होगा, जो काफी चीजें आपने पढ़ा है उसका एक रिवीजन के रूप में आपको मिलेगा। यानी 4 स्टेप हमने आपको पहले ही बता दिया है, और ये 4 स्टेप पूरा करने के बाद आपको यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर है इकोनॉमिक्स। तो आइएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। कह रहे सर कि इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। अब गलती नहीं करना है, और क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। याद रखना है गरीबी उन्मूलन हमने बताया था सर 5वीं पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर 5वीं पंचवर्षीय योजना, जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि प्लान्ड इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया के लेखक इनमें से कौन है। अब नए नए क्वेश्चन इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। यानी सर प्लान्ड इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया के जो लेखक हैं वो आपके हैं कौन, तो ये आपके कौन है, यहाँ पर जो आप देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलो भैया, जो नए क्वेश्चन मिले तो उनको नोट करना। ये विश्व सुरैया है, यानी आपका जो आंसर आपका दिया है विश्व सुरैया, उसका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा सर, बिल्कुल आपका आंसर है राइट हो जाएगा। विश्व सुरैया आपका आंसर है राइट हो जाएगा। यानी इनके प्रयासों से ही ये शुरू किया गया था 1934 में। इन्होंने अपनी पुस्तक 1934 में लिखा था, याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी। अब तो मजा आना चाहिए, यानी जो चीजें आपने पढ़ा है उसका अभी रिवीजन आपका हो रहा है, अभी तो पूरी क्लास बाकी है, अभी तो बहुत समय बाकी है, बहुत चीजें पढ़ना है आपको। चलिए, भारत में नई आर्थिक नीति आप कहेंगे सर 1991, यानी सजी ऑप्शन आपका बी नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 1991 जिसका ऑप्शन आ गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया। चलो, ये आपका जितना पढ़ा उसका एक प्रकार से प्रैक्टिस आपका है। भारत में जो जीएसटी लागू किया गया, कब लागू किया गया, फटाफट जवाब देना है। तो यहाँ पर देखा जाए जीएसटी है 2017, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला पॉइंट दिया गया है कि फसल बीमा योजना में से कौन सही नहीं है। फसल बीमा योजना में कौन सही नहीं है, तो पहला ऑप्शन है कि व्यापक फसल बीमा योजना 2015, ये 2015 में नहीं थी सर जी, 1985 में थी। कब थी, 1985 में आपकी आई थी। बाकी यहाँ पर देखा जाए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना
99 से 2000, संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 2010 से 16 और प्रधानमंत्री फसल बीमा 2016, ये सबसे ज्यादा आईएमपी है, याद रखना है। ठीक है ना। अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, निम्न में से किसने सबसे पहले यह तर्क दिया था कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग धन की अधिक बचत करते हैं। यानी शिक्षकी अगर हम बात कर लेते हैं तो फिर आपका आंसर इनमें से क्या हो सकता है भैया, बताना है फटाफट। इसका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलो, उच्च घाटा यानी जब आपको घाटा होता है तो आप लोग बचत ज्यादा करते हैं कि नहीं करते हैं, वही चीज इसमें आपसे कह रहा है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या होगा, 6 नंबर में। तो भैया ये जो शब्द दिया था, ये जो कहा था, वो डेविड रिकार्डो ने किया था। यानी तब आप लोग रिकॉर्ड रखने लगते हैं कि हमने कितना पैसे खर्च किया, हमारे इतने पैसा मम्मी ने दिया, हमने इतने पैसे खर्च कर दिया, तब आप रिकॉर्ड रखते हैं। ऐसे याद रखना है कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग धन की अधिक बचत करते हैं, रिकार्डो ने कहा था, यानी रिकॉर्ड रख लेते हो तो डेविड रिकार्डो। आपका आंसर क्या है, बिल्कुल आसान आपका हो गया है। क्लियर हो गया है, आसान हो गया। आइएगा अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि गिनी गुणांक का जो प्रयोग है वो किस लिए यहाँ पर किया जाता है। गिनी गुणांक तो जो आय की असमानता है, यानी कोई लोग कमाते ज्यादा हैं, कोई कमाते कम है, तो जो आय होती है उसकी असमानता को मापा जाता है। तो याद रखिए, आय की असमानता को मापा जाता है गिनी गुणांक से। यानी ऑप्शन आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक गिनी गुणांक नाम के एक वैज्ञानिक थे। यानी गिनी गुणांक को कब किया गया था, तो आपके 1912 में इटली के एक आपके थे गिनी, उन्होंने विकसित किया था कि आय की असमानता को मापते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश से आपके हैं। यानी भारत में हरित क्रांति जो आई है, लेकिन उनके जनक वो तो भैया आपके भारत में हरित क्रांति के स्वामीनाथन थे, लेकिन आई तो भारत में क्रांति की इनके प्रयासों से। कहीं ना कहीं नॉर्मन बोरलॉग ही तो आपके थे विश्व में सबसे पहले। तो हमने कहा सर जी आपके थे कहाँ के, ये जो आपके थे वो आपके थे कहाँ की, आपसे पूछा गया है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के थे, यानी आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के थे, याद रखना है ना। 1966 में प्रारंभ की गई थी, नॉर्मन बोरलॉग की दिमाग की उपज थी, इसलिए हम इनको नाम लिए हैं। वैसे आपका होता भारत में हरित क्रांति तो जनक आपके लगा देते कौन, स्वामीनाथन। क्लियर है ना। जैसा क्वेश्चन वैसे आंसर, जैसा देश वैसा भेष। क्वेश्चन आपका दिया है 9, भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार होती है। यानी जो स्टॉक मार्केट होते हैं इनके लिए जिम्मेदार जो एजेंसी होती है वो आपकी कौन होती है, बता दीजिए जल्दी से। सेबी होती है, यानी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा जो सेबी है, यानी सेबी बात करते हैं एक गैर संवैधानिक निकाय है। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा जो सेबी है वो सरकारी है गैर सरकारी है, तो आप बताइएगा सर ये गैर सरकारी है। क्या है ये, गैर सरकारी संवैधानिक संस्था आपकी है, याद रखना है। और भैया 1992 में, कब है 1992 में ये वैधानिक दर्जा इसको प्राप्त हुआ था। कब 1992 में इसको वैधानिक दर्जा जो मिला था, ये वैधानिक दर्जा जो मिला था ये 1992 में यहाँ पर इसको मिला था, याद रखना है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया है जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं। जीएसटी परिषद में सदस्य पूछा गया है, तो जीएसटी परिषद भारत में वित्त मंत्री, संघ के जो राजस्व हैं, वित्त राज्य मंत्री, राज्यों के वित्त मंत्री, है ना, कराधान के जो आपके वित्त मंत्री, ये सब आपके होते हैं। तो सर जी इसमें कुल मिला के देखा जाए तो इसमें 33 मेंबर होते हैं, 33 यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि रिजर्व बैंक के नोट निगमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष होना चाहिए। यानी भैया देखा जाए तो रिजर्व बैंक के पास भी पैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ चलो पा गए मशीन तो छापे रहे, ऐसा हो तो भैया खूब पैसा ना हो जाए, लेकिन ऐसा आपका होता नहीं है, ऐसा नहीं करना है। साथ ही याद रखना है कि करेंसी नोट जारी करने के लिए वर्तमान में रिजर्व बैंक की जो नोट प्रचलन की न्यूनतम राशि है 115 करोड़ है। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 115 करोड़ कम से कम होनी चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं पैसा नहीं छाप सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक आपका नहीं था। यानी सहकारी कृषि के विचार के समर्थक में इनमें से कौन नहीं थे। तो साथी अगर हम बात कर लेते हैं आपका आंसर इनमें से क्या है, और इसमें लिखा जाए तो 100% लोग यहाँ पर गलती करेंगे नहीं गलती करोगे, क्योंकि गांधी जी इसमें है नहीं है। अगर गांधी जी होते तो लगा देते। भारत में सहकारी कृषि के विचार के समर्थक में नहीं थे तो कौन, तो चौधरी चरण सिंह। याद रखें चौधरी चरण सिंह भारत में सहकारी कृषि के विचार में समर्थक नहीं थे। ऑप्शन आपको सी देना है राइट। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है। यानी सर नीली क्रांति का जो संबंध है आपकी किससे है, तो आपके मत्स्य पालन से है। तो भैया बागवानी क्या है,
बागवानी क्या है जल्दी बताइए कमेंट करके, बागवानी बता दीजिएगा। जल्दी से आपको बताना है रेशम क्रांति, ये दोनों क्वेश्चन आपको बता देना है जल्दी से, ठीक है ना। जल्दी से इन दोनों चीजों को आप कमेंट करके बता दीजिएगा। यहाँ पर देखो दिया है भारत में 8 कोर सेक्टर किसे शामिल नहीं किया गया है। यानी सर कोर सेक्टर आपके होते क्या है, कोर सेक्टर मतलब होता है आधारभूत ढांचे, आधारभूत ढांचे। यानी अगर आपको घर बनाना है तो घर बनाने के लिए सीमेंट चाहिए, मोरम चाहिए, लोहा चाहिए, ये जो होते हैं आधारभूत चीजें होती हैं। तो ये 8 चीजें आपकी घोषित हैं कि 8 चीजें आपकी होती हैं। यानी रिफाइनरी उत्पादन जैसे बिजली है, स्टील है, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, उर्वरक, ये 8 क्षेत्र आपके होते हैं। और 8 क्षेत्रों में सर जी आपके रसायन क्षेत्र को नहीं रखा गया है। यानी आप आंसर डी हो जाएगा, रसायन क्षेत्र को नहीं रखा गया है। बाकी देखा जाए तो रिफाइनरी, बिजली, स्टील, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, इनको रखा गया है। ये उर्वरक को भी रखा गया है। अगला दिया गया है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो हमने कहा सर प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर जी मत्स्य पालन होता है, डेयरी आपका होता है, कृषि होता है। यानी सर जी ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। नई औद्योगिक नीति 1991 के समय वित्त मंत्री कौन थे। चलो अभी क्वेश्चन आपको बताया गया था कि जो नई औद्योगिक नीति थी उस समय आपसे पूछा गया है सर वित्त मंत्री जो आपके थे वो आपके इनमें से कौन हो जाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वित्त मंत्री पूछा है तो आप कहेंगे सर मनमोहन सिंह बनेंगे। यानी सर जी ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया है कि कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है, कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है जो डायरेक्ट नहीं लिया जाता है, जो आपसे डायरेक्ट नहीं लिया जाएगा, ऐसा कर जो आपका है सर वो आपका कौन सा है। फटाफट जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या बनेगा। चलो बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखा जाए जो आपका सीमा शुल्क होता है, जो सीमा शुल्क होता है, ये जो सीमा शुल्क आपका है अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। तो और कौन कौन से होते हैं, जैसे सर जी आपका बिक्री कर हो गया, क्या हो गया, जैसे आपका बिक्री कर होता है, नाम सुने होंगे कि बिक्री कर आपका हो गया। या जैसे आपका उत्पादन शुल्क होता है, क्या होता है, उत्पादन शुल्क आपका होता है। ये भी डायरेक्ट आपका नहीं लिया जाता है, क्या ये डायरेक्ट नहीं होते हैं। सर जी जो आपका सीमा शुल्क आपका है, उत्पादन कर है, बिक्री कर, ये 3 कर आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे। ये अप्रत्यक्ष कर के आपके उदाहरण होते हैं, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रधानमंत्री के द्वारा कब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ घोषित किया गया था। यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आपका घोषित किया गया था, ये कब घोषित किया गया था। तो मोदी जी ने घोषित किया था सर कब, तो आपके 2015 में और आपकी 22 जनवरी को। यानी आप कहेंगे सर 22 जनवरी 2015 को कहां पर, बता दीजिएगा जल्दी से, कहां से घोषित किया था। चलो बताइएगा जल्दी से। हरियाणा से, याद रखना है हरियाणा से। हरियाणा में भी कहां पर, तो हरियाणा में पानीपत। कहां पर है, हरियाणा में पानीपत जो आपका है, पानीपत। वेरी गुड। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि महान लोबिस मॉडल आधारित था पंचवर्षीय योजना पर। हमने कहा पीसी, दोनों हाथों से पीसी, मेहनत से पीसी, बल लगा के पीसी, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगर हेराल्ड मॉडल आपका आता है रॉड, तो रॉड आता है प्रथम, और तृतीय में आता है सुखम दुखम, है ना। यहाँ पर सुखम और दुखम जो आता है वो तृतीय में आता है, याद रखना है। ये 3 ज्यादा पूछे जाएंगे। बैंकिंग सुधार समिति को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना है बैंकिंग सुधार समिति को जो जानते हैं वो किस रूप में जाना जाता है, यहाँ पर जवाब देना है। नरसिम्हन समिति एक आई थी, याद रखना है बैंकिंग सुधार संबंधित एक नरसिम्हन समिति आई थी जो बैंकिंग सुधार के नाम से जाना जाता है। यानी भारत में वित्तीय प्रणाली के सभी पहलुओं पर गौर किया गया। इसमें से देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, नरसिम्हन समिति। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि भारत में हरित क्रांति के संबंध में HYVP का पूर्ण रूप इनमें से क्या है। यानी 21 की अगर हम बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है कि सर इसका फुल फॉर्म बनेगा वो आपका इनमें से क्या हो जाएगा। यानी इसका होता है क्या, तो ऑप्शन सी हाई, यानी हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम। क्या समझ गए ना कि HYVP के जो जनक हैं वो आपके हैं कौन, तो स्वामीनाथन थे। यानी कि स्वामी जो नाथन थे, स्वामीनाथन इसके जनक हैं। इसके जनक जो आपके हैं वो आपके कौन है, तो स्वामीनाथन जी हैं, जो कि हाई यील्ड वैरायटीज प्रोग्राम, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ये कब किया गया था, ये यहाँ पर आपको बताना है। आपका आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यानी देखा जाए तो आपका आंसर लगभग शामिल हो चुका है, सबका जवाब आ गया है। अब तो गलती नहीं होना चाहिए। यानी वही इंपीरियल बैंक जो था 1921 वाला 1921 वाला इंपीरियल बैंक था, उसी का नाम बदला गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था 1955। यानी आपका आंसर क्या होगा, सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ए नंबर काहे दे रहे भैया, ये स्टेट बैंक दिया गया है, काहे गलती कर रहे हो, है
बातें कर लो पहले, कहो तुम 5 मिनट आप लोगों को चाय बना के पिला दे, थोड़ी देर बातें कर लो, दरबार कर लो, बिस्किट मंगवा दें कहो तो, है बातें कर लो पहले। बातें करोगे तो छोटे छोटे क्वेश्चन गलती नहीं कर दोगे, थोड़ा कम किया करो बातें। देखो हमने कहा सर स्टेट बैंक यानी एसबीआई की बात हो रही है ना, जब एसबीआई की बात हो रही है जो 1 जुलाई 1955 है, और सर जी 1949 में आरबीआई की बात हुई ना, यहाँ पर जो आपका है वो सर जी आरबीआई आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन हमसे अगला पूछा गया है, सर ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया गया। यानी अगर 23 की बात कर लेते हैं तो सर 23 का जो ऑप्शन बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो 3 बार अवमूल्यन हुआ, यानी बी नंबर इसका राइट हो जाएगा 3 बार, 49 में, 66 में और आपका 91 में भी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे सर 12वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों के लिए कितने प्रतिशत की राशि संचित किया है। यानी अगर हम 24 की बात कर लेते हैं तो याद रखना है यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा 24 नंबर में वो आपका आंसर बी हो जाएगा, 30.5% इसका आंसर राइट हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलो अगला है, भारत में वैट जो आपका है कब से लागू किया गया। यानी देख सकते हैं वैट को तो हटा दिया गया, जीएसटी ला दिया गया, और भैया जीएसटी 2024 में जो 2025 में मार्च में 1.96 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा भी कर दिया गया है ना। यानी वैट को हटाने से भैया इनको बहुत ढेर सारा फायदा है, कहीं भी जाओ फायदा आएगा, चाहे रोड में जाओ चाहे पार्क में जाओ कहीं भी जाओ टिकट तो लेना ही पड़ेगा। यानी सर जी 25 की बात करते हैं तो आप कहेंगे ए नंबर हो जाएगा, 28 मार्च 2004 ईस्वी में ये वैट आपका लागू हुआ था, यानी आपका जो आंसर है 25 में वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। वैसे हमको लगता है 4 नहीं होगा भाई, 5 होना चाहिए, 5 कहाँ है, 5 ये है, याद रखिए 5 होना चाहिए। देखो गड़बड़ी हो रही थी, याद रखना है यहाँ पर आपकी 5 में हुई थी 2005 में, है ना, जल्दीबाजी में गड़बड़ी हो रही है, याद रखना है 2005 यानी 1 अप्रैल 2005 में भारत में वैट आपका लागू हुआ, तो ऑप्शन आपका सी नंबर इसका हो जाएगा 1 अप्रैल 2005, तो रटा ही लेना है, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, किसी वस्तु पर इको मार्क जो होता है, इको मार्क ये चिन्ह दर्शाता है कि जो आपका उत्पाद है, यानी जो आपका उत्पाद है वो क्या है, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, यानी आपके पर्यावरण को नुकसान नहीं करेगा। यानी ये इको मार्क जो आपका होता है ना सर, वो कैसा होता है, मटकी जैसा आपका होता है, मटकी जैसा इसमें बंद रहता है, और ये सर जी मटकी जैसे आपका बना होता है, अगर ऐसा बना है यानी ये पर्यावरण के लिए अनुकूल है, यानी ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इको मार्क जो होता है पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अरे चेक कर लिया यार, आप लोग तो चेक करने लगते हो, मतलब पूरी बात को भी नहीं बोलोगे, कमेंट जरूर कर दोगे। अरे 30 सेकंड तो रुक तो जाओ, पहले आगे क्वेश्चन में बढ़ने से पहले तो देखो कहीं आगे बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर दिया नाबार्ड का विस्तृत रूप आपका है क्या, बिल्कुल आईएमपी है, क्वेश्चन आपको बताना है सर नाबार्ड का विस्तृत रूप आपका है, 27 नंबर देना है। चलिए भैया, नाबार्ड का विस्तृत रूप कितने लोग साथी देंगे जवाब, बिल्कुल सही जवाब देना है। चलो बिल्कुल सही जवाब देना है कि सर जी जो नाबार्ड है और नाबार्ड की जो विस्तृत रूप आपका है वो विस्तृत रूप इनमें से आपका राइट क्या हो सकता है। चलिए भैया जवाब आ चुके हैं और आपके जवाब में से शामिल हो चुका है यहाँ पर नाबार्ड, यानी आपका जो आंसर आ गया बी नंबर है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यानी राइट आंसर किसके साथ जाएगा, राइट आंसर जिसका आ रहा है बी नंबर है, राइट हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना हुई थी सर 1982 में, 1982 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था, उस रूसी नेता का नाम क्या था जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना दृष्टिकोण को लागू किया था। ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपको पढ़ाया था, ये आपके हैं स्टालिन है, यानी जोसेफ स्टालिन जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ए नंबर है, उसका जवाब बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे सर गरीबी को मापने के लिए क्या दिया गया है, सर गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो कि आय का उपभोग के स्तर पर आधारित होती है, ये क्या कहलाती है। यानी देखा जाए सर आपका वो जो 29 नंबर है, 29 नंबर का ऑप्शन होता है आय रेखा होती है, क्या होती है, याद रखना है, क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण के लिए नीति आयोग ने नेशनल सैंपल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन संस्था बनाया था, यानी ये संस्था जो आपकी थी NSSO, ये संस्था आपकी बनाया था। और भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक समान विधि है आय या उपभोग के आधार पर, आय या उपभोग के आधार पर, क्या बोलेंगे, आय या उपभोग के आधार पर करते हैं, है ना, कितनी आय है, कितना उपभोग कर रहे हैं, कितना खपत कर रहे हैं, उसी के आधार पर ये गरीबी रेखा कहा जाता है। यानी हम लोग कह सकते हैं आय या खपत किसी दिए गए न्यूनतम स्तर से नीचे आती है
तो भैया परिवार को गरीबी रेखा के नीचे कहा जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है हरित क्रांति आंदोलन कब से कब चला था, 30 नंबर देना है। हरित क्रांति आंदोलन है और याद रखना है सर जी, ये आपके देखो 66 वाला तो दिया नहीं है, और जब 66 नहीं दिया है तो 78 वाला चला था, यानी आपका आंसर क्या होगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। 67 से लेके आपका 78 तक ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। अगला दिया है वस्तु और सेवा पर जो लागू जीएसटी की दरें आपकी कितनी है। चलो यहाँ पर बताएगा कि जो आपकी दरें हैं वो आपकी कितनी हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है, जल्दी जल्दी बताइएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। चलो भाई जवाब आ गए हैं। यहाँ पर देखा जाए तो 0, 5, 12, 18, 28 यानी सी नंबर लगा दीजिएगा। 0, 5, 12, 18 और 28 यानी सर जी ऑप्शन सी बन जाएगा। क्लियर है ना। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है। यानी जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण होता है ना, ये प्रतिवर्ष जो प्रकाशित करता है वो कौन करता है भाई, कौन करता है, वित्त मंत्रालय करता है। बिल्कुल सही है, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा कि जो आर्थिक सर्वेक्षण आपका है ये वित्त मंत्रालय, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके आते हैं, कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है। यानी 33 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या होगा, यानी भारत में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो किसके मंत्रालय के अधीन होता है। तो याद रखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार गृह मंत्रालय के अधीन होता है साथी, यानी पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा गृह मंत्रालय में। जैसे पुलिस वगैरह है ना, वो भी गृह मंत्रालय के ही अधीन होती है साथी, याद रखना है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक हो सकता है। चलिए भैया बताना है आपका जो आंसर है यहाँ पर 34 नंबर है। और 34 की बात करते हैं कि यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक हो सकता है, यानी इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो रेपो दर में वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगा, रेपो दर में वृद्धि हो जाएगी। इस रेपो दर हमने बताया था ना, यहाँ पर ये है आपकी आरबीआई है, और आरबीआई जब पैसा देती है इन सब बैंकों को, टन्नू मुन्नू पुन्नू को, है ना, तो ये रेपो दर होती है। और जब यही आलू भिंडी आपके जो होते हैं, जब इनको पैसा देते हैं, इनको रिवर्स रेपो दर कहते हैं। तो सर जी याद रखना है, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर है, रेपो दर में वृद्धि आपका आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, क्लियर है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़िएगा। रेपो दर मतलब समझ गए होंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को अल्पकालिक देता है, ऋण देता है, अल्पकालिक समय के लिए देता है। ऐसा नहीं लेकर रख लो 10-20 साल के लिए, ठीक है, ये अल्पकालिक समय के लिए ऋण देता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि भारत में बैंकों का प्रथम बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो भैया आपके 1969 में हुआ था, लेकिन 1969 में 2 डेट है, एक 19 दिया, एक 15 दिया है। अब आप दोनों में से बता दीजिएगा। दोनों में से बताने वाले है ना, जो विनर होंगे उनको चॉकलेट दी जाएगी। चलो भाई सोच समझ के जवाब देना है, और देने वाले का जवाब बिल्कुल चॉकलेट बिल्कुल आप लोगों के लिए पास में आ जाएगी। जल्दी बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही किया जाए। चलिए 35 नंबर दीजिए भैया, सी नंबर वाले तो चले गए। चलो भैया यहाँ पर देखो इतने लोग हैं, इतने लोगों को नहीं देंगे, अगर एक लोग होते तो दे देते। देखो यहाँ पर दिया है 35 नंबर, भारत में बैंकों का प्रथम राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 19, याद रखना है ये 19 समय चल रहा है, और यहाँ पर भी 19 है। क्या है, 19 यहाँ भी है और 19 भी यहाँ भी है। तो याद रखना है सर जी 19 जुलाई 1969, गलती नहीं करना है। कुछ चीजें दिमाग में ऐसी बसाई जाती हैं कि गलती ना हो, हमेशा चलती रहे। तो आप कहेंगे सर 19 यहाँ भी है और 19 यहाँ भी है, ये एक बार नहीं कई बार आपको बताया है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, ये आपका आंसर बी नंबर है राइट हो जाएगा। अब हमको यही नहीं पता है सबसे पहले जवाब किसने दिया था, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर जी इंसॉल्वेंसी क्या दिया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड किस वर्ष लागू हुआ था। ये कुछ नई चीज आपकी है, यानी ये जो आपका है कुछ नया चीज है, और ये नया चीज अगर आपने पहली बार पढ़ा है तो बड़ी समस्या है ना। यानी अगर बात करते हैं सर जी 36 नंबर में, तो आपका जो आंसर होगा ये हो जाएगा 2016 में। कब, 2016 में हुआ था। यानी जो कंपनी अधिनियम आपका 2013 की जो धारा 408 है उसके तहत जो कंपनी कानून है वो न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। जब एक अधिनियम पारित किया जाता है तब भैया देखा जाए भारत के राष्ट्रपति थे आपके प्रणब मुखर्जी, यानी इनके समय हुआ था। सर ऑप्शन ये हो जाएगा, थोड़ा कठिन टाइप का था। प्रधानमंत्री जन धन योजना किसके द्वारा शुरू की गई। सर यहाँ पर देखा जाए 37 नंबर है, और 37 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा,
याद रखिएगा नरेंद्र मोदी जी हैं, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय है जो भारत की विदेश व्यापार नीति संबंधित है, यानी भारत की जो विदेश व्यापार नीति को संबंधित रहता है, यहाँ पर ये जो मंत्रालय है याद रखना है वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय। अभी आपको पढ़ाया था है ना, ये सेम टू सेम क्वेश्चन पढ़ाया था, गलती नहीं करना है। जब बात होती है भारत की विदेश व्यापार नीति की तो वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय जिम्मेदार होता है, यानी सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है एयर इंडिया को हाल ही में भारत सरकार की विनिवेश योजना के तहत टाटा समूह को भेज दिया गया है, कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का विनिवेश किया गया है? सर जी यहाँ पर देखा जाए 100% विनिवेश कर दिया है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने 1000 और 500 के नोटों का विमुद्रीकरण करने की घोषणा कब की थी? ये तो गलती नहीं करना चाहिए है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे मोदी जी ने यहाँ पर जो घोषणा जो किया था ये कब किया था, तो याद रखना है आपका आंसर जो होगा वो आपके 8 नवंबर है ना, रात में किया था 8 बजे। तो 8 नवंबर रात को 8 बजे है ना, क्लियर है ना। 9 नवंबर तक क्या नहीं, 8 नवंबर रात को 8 बजे, बस ये याद रखना 8 नवंबर और 8 बजे 2016 की बात है। ठीक है ना, 500 1000 नोटों को चलन से हटा दिया था। तो इस प्रकार से आपका हो गया है। देखो 1946 में 1000 और 10000 के नोटों का चलन हटाया गया था। कब? याद रखना है 1946 में। आपके यहाँ पर मालूम है 1000 की नोट तो आपको चलती ही चलती थी, और एक नोट बहुत बड़ी चलती थी, वो चलती थी 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, कितने हो गए? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। यानी आपको मालूम है 1946 में एक नोट चलती थी, 1 लाख रुपया की नोट चलती थी। तो आपके 1000 रुपया के नोट और यहाँ पर 1 लाख रुपया के जो नोट थे इनको विमुद्रीकरण किया गया था। सर जी कब? 1946 में। ठीक है ना, 10 के नहीं है भाई, यहाँ पर 10 के में 4 जीरो होते हैं, यहाँ पर 5 जीरो है, और 5 जीरो मतलब 1 लाख हो गया ना। ये 10 के नहीं है भैया, ये 100 के है। देखो यहाँ पर 1946 की बात हो गई, बात आती है 1978 में, और 1978 में क्या किया गया था? 1978 में 1000 5000 और यहाँ पर आपके देखा जाए 10,000। तो 1000 के नोट, इसके बाद 5000 के नोट और इसके बाद 10,000 के नोट, इनको किया गया था, याद रखना है। और 2016 में कर दिया गया तो भैया आपके 500 और 1000 के कर दिया। ठीक है ना, इतनी बड़ी नोट तो भैया हमारे गिर जाएगा तो उन्हें गलती से ना, तो है दैया दैया करें। देखो दिया 41 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीयकृत बैंक आपका नहीं है? यहाँ 41 नंबर दिया है, और 41 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सर यहाँ पर आपको बताना है। अच्छा हुआ कि आज के समय में 1 लाख की नोट नहीं चलती है, नहीं तो 1 लाख नोट अगर गिर जाए ना तो पता नहीं कैसा कैसा महसूस हो, है ना। यहाँ पर देखिए 41 नंबर है, और 41 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर है आपका है क्या? गूगल कर लो, दिख जाएगा। हमारे पास थोड़ो रखी है कि हमारे पास रखी, वो गूगल करके देख लेंगे हम भी, और आप भी देख लेना। चलो भैया यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका होगा क्या? लगभग जवाब शामिल है, 41 नंबर लगा देते हैं, भारतीय स्टेट बैंक आपका में राइट हो जाएगा। कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? यानी भारतीय स्टेट बैंक दिया है 1951 राष्ट्रीयकृत। देखिए भैया ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, थोड़ा समझने वाला है, दिमाग लगाने वाली बात है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सोच लीजिएगा और समझ लीजिएगा। हम लोग हमेशा रट्टा मार लेते हैं, लेकिन समझने की आवश्यकता यह है कि ये जो 1921 रहा है ना, 1921 इसका नाम बदला गया था। ये नाम बदल कर 1955 में जो रखा गया था वो आपकी स्टेट बैंक इंडिया रखा गया था, ना कि इसको एक प्रकार से हम लोग राष्ट्रीयकरण कहेंगे। मेन मुद्दा था इसका नाम बदलना, नाम बदल दिया गया था 1955 में, ये नाम बदल दिया गया था। यानी कि जो बैंक ऑफ कलकत्ता था, बैंक ऑफ मद्रास था, बैंक ऑफ बॉम्बे था, इनको मिलाकर इंपीरियल बैंक आपको लगाया गया था। तो भैया जो 1955 था तो भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम के तहत होने के कारण इंपीरियल का नाम बदला गया था। तो भैया इस हिसाब से ऑप्शन आपको डी ही देना है, याद रखना, ये लॉजिक इसमें है, बाकी इसका जवाब आपका यही है। ठीक है ना, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, 60% हिस्सेदारी आरबीआई द्वारा खरीदी गई थी और आपके एसबीआई सरकार के नियंत्रण में थी, सार्वजनिक क्षेत्र का था। चलो आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 42 नंबर, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होंगे? यानी 1 रुपए के हस्ताक्षर आपकी जो होंगे वो आपकी कौन है भैया? यहाँ पर देखो जल्दी से, 1 रुपया वाले कहाँ है? 1 रुपए के नोट पर आपके होते हैं वित्त सचिव। क्या होते हैं? वित्त सचिव होते हैं। मंत्री मत लगा देना, सचिव लगाना है। ठीक है, सा से सचिव और सा से सबमर। ठीक है, सा से सचिव और सब पर होते हैं आपके नोट, यानी ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आजादी के बाद भारत में किया गया सबसे बड़ा कर सुधार इनमें से कौन था? सब लोग कहाँ सोने चले गए? कहा भाई कमेंट ही नहीं कर रहे हैं, गायब हो गए क्या? ये चॉकलेट लेने चले गए? अभी तो हमने पैसा भी नहीं बांटा है जो चॉकलेट लेने चले गए। कमेंट करो सभी लोग तो अच्छा लगेगा ऐसे क्वेश्चनों को।
चलो, आजादी के बाद भारत में किया गया सबसे बड़ा कर सुधार जो आपका था वो आपका है कौन? नोट कर लीजिएगा, सबसे बड़ा कर सुधार है कौन? ये भैया वस्तु और सेवा कर, जीएसटी। अभी बताया था ना, करंट अफेयर पढ़ाया था, जीएसटी 2000 मार्च 2025 में कितने रुपया? 2024 में, है ना, फाइनल 2024 में आपको 1.98 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा किया है जीएसटी से, याद रखना है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सुमेलित है? मिला लीजिएगा, योजना में से कौन सी योजना आपकी यहाँ पर सही आपकी लग रही है? तो चलिए भैया, पहला पॉइंट देना है यहाँ पर। हम बात करते हैं पहले पॉइंट में, तो कौन कौन सुमेलित है? 44 नंबर देखिएगा। पहला दिया गया है सर जी, मेक इन इंडिया आपकी 2014 दिया गया है। स्टार्टअप इंडिया आपका दिया गया है जो कि आपकी 16 में है। स्टैंड ऑफ इंडिया तो सही है, 3 जनवरी 2016 है। और वित्तीय विनिर्माण नीति आपकी 4 नवंबर 2011 है। यानी सर जी इसके 2 ऑप्शन तो सही लग रहे हैं, बाकी अदर तो हमको नहीं लग रहे हैं। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी जो आपकी मेक इन इंडिया है ये आपकी आई थी 25 सितंबर 2014। और स्टार्टअप जो दिया गया है, स्टार्टअप जो दिया गया इंडिया, ये अगस्त 2015। इसमें तो भैया गलत हो जाएगा, ये तो सही कर लीजिए, अगस्त 2015, अगस्त 2015 को ये तो आई थी। और इसके बाद जो दिया गया है स्टैंड ऑफ इंडिया जनवरी 2016, ये जनवरी 2016 स्टैंड ऑफ इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जो आपकी स्टैंड अप इंडिया ये अप्रैल 2016 में आई थी। ये सर जी अप्रैल 2016 में आई थी। कब है? अप्रैल 2016 में ये आपकी आई थी। और 5 अप्रैल 2016, सही है। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय विनिर्माण नीति जो आपकी है, ये आपकी 4 नवंबर 2011 को आई थी। यानी आपका देखो ये वाला पॉइंट आपका सही लग रहा है और आपका ये वाला सही है, यानी 1 और डी, हाँ बी नंबर आपका सही हो जाएगा। कौन सा सही है? बी वाला इसको ऑप्शन बनेगा। ए और डी आपके सही है, इसमें 2 सही है, एक मेक इन इंडिया है और एक राष्ट्रीय विनिर्माण नीति है। बाकी जो नहीं गलत है, जो गलत है वो आपके सामने लिख दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा, याद रखना है। अरे फास्ट चलेंगे ना तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ये फास्ट चलने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, आप तो परेशान नहीं हो रहे हो, आप परेशान नहीं हो रहे हो ना। चलो क्वेश्चन में आपको 45 दिया गया है, अभी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हो, कह रहे हो फास्ट चलो। चलो क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 45 कि 1995 में उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया गया। यह राष्ट्रों के लिए उपभोक्ताओं और उपभोक्ता वकालत समूह की सुरक्षा के उपायों को अपनाने का एक उदाहरण है। तो चलो भैया इसका जवाब दे दीजिएगा। अगर फास्ट की बात है तो जल्दी पहला कमेंट आपका आना चाहिए, अगर आपको आ रहा है तो जानेंगे। जल्दी बताओ इसका क्वेश्चन का आंसर। 45 नंबर में सही जवाब इनमें से क्या बनेगा? फास्ट आंसर दो, चाहे धीरे आंसर दो, लेकिन सही आंसर दो हमको। फास्ट आंसर से अगर फायदा आपको मिले तो जल्दी से जवाब दीजिएगा। यहां पर जो आंसर आपका बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलो याद रखिए, यहां पर जो आपका आंसर है 45 नंबर में वो ऑप्शन क्या बन जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, ये संयुक्त राष्ट्र है। ये जो आपका है संयुक्त राष्ट्र है, यानी ये जो आपका है संयुक्त राष्ट्र ने ये बात कहा है, याद रखना है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है एपीएमसी का पूरा नाम इनमें से क्या है? यानी इसका पूरा नाम आपसे पूछा गया है, तो इसका पूरा नाम इनमें से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर बनेगा एग्रीकल्चर, है ना, प्राउड मार्केट जो आपकी कमेटी है, यानी आपका आंसर नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन से आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह लागू किया गया है? चलिए, अच्छा आपके बच्चे स्कूल से आए तो उनको मोबाइल चाहिए तो दे दो, काहे पढ़ रहे हो? पढ़ लो, चाहे बच्चों को पढ़ा दो। देखो भैया, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है और किस शिक्षा नीति की जगह लागू किया गया है? यानी सर 47 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह आई है। चलो अब एक लगता है मोबाइल एक्स्ट्रा बंटवाना पड़ेगा। कह रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस अधिनियम द्वारा बदल दिया गया? यानी 48 की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 वाला है, ये 86 की जगह आपका आया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं भारत में प्रथम औद्योगिक नीति और जो आर्थिक नीति कब पेश की गई थी? जितने जितने वाला चाहिए तो उतने उतने पैसा गूगल पे में भेज देना, हम आपको घर पे गिफ्ट करवा देंगे, ठीक है। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति और या आर्थिक नीति कब पेश की गई थी? यहाँ पर देखा जाए 49 नंबर में, तो आपका जो आंसर बनेगा वो बी हो जाएगा 1948, यानी जो ऑप्शन आपका बी है 1948 इसका हो जाएगा। ये प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में आई थी, याद रखना है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहे सर जी कि 1 अप्रैल 2020 को पंजाब नेशनल बैंक में किन बैंकों का विलय हुआ था?
याद रखना है 50 नंबर में कि सर पंजाब नेशनल बैंक में जो विलय हुआ था वो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया इनका हुआ था। थोड़ा फोकस करिए पढ़ाई पर भाई, है ना, इकोनॉमिक्स से आप भटक रहे हैं। याद रखिए ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया इनका विलय आपके पंजाब नेशनल बैंक में हुआ था। यानी आपका जो आंसर बनेगा वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। चलिए, यानी जो आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसको अपनाया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो आपकी है वो आपकी स्टार्ट हुई थी 56 से, यानी आपका आंसर बी नंबर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पीडीएस का पूर्ण रूप क्या होता है। सर 52 की अगर बात करते हैं पीडीएस, पीडीएस मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ऑप्शन आपका बनेगा सी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी आपका जवाब हो गया सी नंबर है। अगला दिया है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, आंसर लीक हो गया है 98 और 99 में आपकी आई थी किसान क्रेडिट कार्ड योजना। अगला है स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है। हमने क्वेश्चन कमेंट किया था और कहा था आगे मिलेगा, तो स्वर्ण क्रांति का जो संबंध है वो आपकी किससे है, तो याद रखना है इसका संबंध बागवानी और शहद से है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया है द इस्टीनेशन जो दिया है कमोडिटी एक्ट, ये जो आया था ये कब आया था। यानी अगर 55 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आंसर आपका होगा क्या, इंग्लिश थोड़ा हम कम पढ़ पाते भैया, यहाँ पर इसका जो आंसर आपका दिया है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा सी नंबर, ये 1955 में आया था, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है। ये अभी अभी पढ़ाया गया था कि खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एमएसपी होता है वो कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है, यानी सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है, हम लोग अवमूल्यन क्यों करते हैं, तो अवमूल्यन करना पड़ता है, मजबूरी है। मजबूरी ये है कि निर्यात को प्रोत्साहित करना है, तो भैया अवमूल्यन का यहाँ पर करना पड़ेगा। तो अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को प्रोत्साहित करना, यानी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। निर्यात को प्रोत्साहित लगा देना है, हतोत्साहित न लगा देना। आगे बढ़िएगा, बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। चलिए बताना है कि बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित हुआ था ये कब पारित हुआ था सर, यहाँ पर आंसर क्या बनेगा। चलिए जवाब की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर है वो आपका उनमें से क्या हो जाएगा 58 नंबर, जल्दी बताइएगा। ये 1949 में हुआ था, कब है 1949, इसका जो ऑप्शन है आपका 1949 में बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट आपका आया था। अगला है नीति आयोग का पूर्ण रूप इनमें से है क्या। नीति आयोग का जो पूरा नाम पूछा गया है वो आपका पूर्ण नाम इनमें से होगा क्या, यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है, तो नीति आयोग दिया है और नीति आयोग दिया है तो आपका जवाब भी आ जाना चाहिए। यहाँ पर देखा जाए तो आप लोगों में से काफी लोग जवाब दे चुके हैं, आपका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है सर जी यहाँ पर देखो नेशनल इंस्टीट्यूट इंडिया 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 सब में है, ये देखो ट्रांसफार्मिंग इंडिया, यानी यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, यानी ऑप्शन आपको डी देना है। ये फार शब्द इसमें आपका लगा है ना, ऊपर वाले में नहीं लगा है। अगला देखो दिया गया है कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी। भारतीय खाद्य निगम की जो स्थापना है ये कब हुई थी, यहाँ पर बताना है। चलो अभी अभी आपको बताया गया था कि भारतीय खाद्य निगम की जो स्थापना है ये सर जी आपकी 1965 में, और ये आपकी 14 जनवरी को आपको की गई थी। 14 जनवरी 1965 को किया गया था, और एक वैधानिक निकाय है, इसका हेडक्वार्टर आपके कहां पर है, दिल्ली में है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन करना है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो सही युग्म है वो आपका कौन सा सही युग्म है। अब आप सही युग्म में से सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, और ऑप्शन को पढ़ने के बाद इसका जवाब भी दे दीजिएगा कि आपका जो आंसर सही बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा। तो हमने कहा सर जी युग्म का चयन करना है, जो सही दिया है प्रथम पंचवर्षीय योजना महालोबिस मॉडल, ये तो आपका नहीं बन रहा है भाई, है ना। चतुर्थ में दिया है परिवार नियोजन कार्यक्रम, सही है। देखिए आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया था, यानी राइट आंसर आपका जो बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, क्योंकि पहली योजना में जो आपकी थी वो कृषि पर आधारित थी, कृषि पर आधारित थी। दूसरी वाली जो आपकी आधारित थी वो किस पर आधारित थी, दूसरी वाली, तो दूसरी वाली थी आपकी किसमें, तो आपकी जो कंपनी वगैरह पर थी, इसलिए ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि अमूल का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है। ये जो अमूल दूध डेयरी है, ये जो अमूल दूध डेयरी है ना, इसका प्रधान कार्यालय जो आपके है वो गुजरात के आनंद में है, यानी आपका आंसर बनेगा ए नंबर है राइट हो जाएगा। सर 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, 1946 में स्थापना हुई थी, गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ लिमिटेड के द्वारा हुई थी। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है कि भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही, तो गेहूं और चावल कहां पर है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। बिल्कुल इस क्वेश्चन में स्टार लगा देना है, जमीन आसमान एक हो जाएगा, लेकिन याद रखना ये क्वेश्चन छपना है तो छपना ही है ना, यानी कुछ भी हो जाए लेकिन ये क्वेश्चन छपना ही छपना है, हर बार छपता है और छपेगा ही छपेगा।
तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था का जो उदारीकरण है या गुरदूत दिया गया है, यानी आपका जो आंसर आपका आएगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो मनमोहन सिंह आप बोलेंगे, यानी आपका जो आंसर है 64 नंबर में, तो 64 का ऑप्शन जिसका आ रहा है यहाँ पर राइट आंसर आपका 64 नंबर में, याद रखिए बी नंबर है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन आपको बी देना है। ये अग्रदूत कहा जाता है तो आपको यही देना है, याद रखना है, ठीक है ना भाई। प्रणेता जो आपके अग्रदूत यानी प्रणेता आपको मनमोहन सिंह को बताना है, जो वित्त आपके थे, है ना, नरसिम्हन राव को नहीं देना है इस समय ये क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नए जारी किए गए 500 रुपए के नोट का जो आयाम है आपका है क्या। चलो नई नोट जो आपका जारी है इसका पूछा है लंबाई चौड़ाई कितनी है। अब भैया लंबाई चौड़ाई हमको थोड़ा मालूम है, लेकिन आंसर बता देते हैं 150 मिलीमीटर से आपकी 166 मिलीमीटर ये आपका है, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो इतनी चौड़ाई है आपकी 66 मिलीमीटर, और इसके बाद इसकी जो लंबाई है वो कितना है, तो 150 मिलीमीटर। 500 रुपए के नोटे नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप कहेंगे ये नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द किसने गढ़ा था, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाली अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है। यानी 66 की अगर बात कर लेते हैं तो 66 में याद रखिए ये जो आपके हैं कौन, राजकृष्ण, ये जो आपके राजकृष्ण हैं, इन्होंने हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द गढ़ा था, ऐसे याद रखना है। और ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसमें निम्न वृद्धि दर वाली काल अवधि के रूप में संदर्भित किया है राजकृष्ण, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला है संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना अभिप्रेरित है, यानी जो संयुक्त क्षेत्र होता है वो क्या होता है, जो भैया अभी अभी आप पढ़ा था ना मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसी को कहते हैं संयुक्त क्षेत्र बोलते हैं। मिश्रित यानी संयुक्त, तो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच जो सहयोग होता है उसी को बोल देते हैं मिश्रित या संयुक्त बोल देते हैं। नोट कर लेना, जो आप बोलो सजी आपने तो पढ़ाया नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में कृषि और संबंधित क्रियाकलापों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है। उधार यानी दिया गया उधार। भारत में कृषि और संबंधित क्रियाकलापों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है। सर 68 का ऑप्शन दीजिएगा। यहाँ पर जो आपका 68 नंबर दिया है, 68 का जो सही ऑप्शन बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है, भैया जल्दी से जवाब दीजिए, यहाँ पर इनमें से क्या बनेगा। चलो जवाब यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाणिज्यिक बैंक है। हमने बताया भी था कि जो आप जितना भी सबसे ज्यादा उधार है भैया वाणिज्यिक बैंक जो होंगे वही यहाँ पर आपको देंगे भी। अगला दिया है कि कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कौन बोलेंगे, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर कृषि क्षेत्र, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, कृषि क्षेत्र हो जाएगा। अगला है कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ये सबसे पहला पढ़ाया जाने वाला सबसे पहला पॉइंट यही है, यानी जब भी इकोनॉमिक्स में आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही पढ़ाया जाएगा, यानी आप कहेंगे सर एडम स्मिथ है, यानी 70 का जो ऑप्शन बनेगा वो ए नंबर राइट हो जाएगा कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। भारत में प्रवाही योजनाएं लागू किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री, प्रवाही योजना यानी रोलिंग प्लान की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, यानी ये बात हो रही है आपकी रोलिंग प्लान की हो रही है। अब आप ही बताइएगा कि रोलिंग प्लान अगर दिया है तो इसका सही आंसर होगा क्या। चलो अगर रोलिंग प्लान दिया है यानी आपका सही आंसर इनमें से क्या हो सकता है, आपको जवाब देना है। जनता पार्टी आ गई थी, जनता पार्टी आ गई थी 1977 के समय जनता पार्टी आ गई थी, यानी देखा जाए मोरारजी देसाई की बात हो रही है। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, भारत में रोलिंग प्लान आपका योजना लागू की गई थी, और यहाँ पर देखा जाए लड़का वाला जो एक समिति थी उनने दिया था, तो ऑप्शन डी बनेगा। अगला दिया गया है कि मैं भारत में सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव को तैयार किया है। ये सर आपकी 1944 में तैयार किया है, जो कि एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए है, ये 1944 में किया था। अगला है अर्थव्यवस्था में एनडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है। अर्थव्यवस्था में एनडीपी जो आपका है इसका फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, याद रखना है, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद, जिसको हिंदी में कहते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद कहा जाता है, याद रखना है। अगला दिया है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा होती है, तो आप कहेंगे सर राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। अगला है सेंसेक्स, यानी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शीर्ष कंपनियों का एक सूचांक है, यानी इसमें कितनी कंपनियां आपकी शामिल हैं, तो याद रखना है इसमें 30 कंपनियों का एक समूह है जो आपका सेंसेक्स है, और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शीर्ष कंपनियों में है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, राइट हो जाएगा, सी नंबर यहाँ पर बन जाएगा। सर यहाँ पर आप 99 वाला है, आप उसमें आप जुड़ते हैं तो आपको इस प्रकार के नोट्स भी मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी आपको मिलेंगे, टाइपिंग से भी इस प्रकार आपको मिलेंगे,
साथ में यहाँ पर देखा जाए चाहे स्टैटिक जीके हो या आपकी कुछ भी हो, ये आपको इस प्रकार से मिलेगी। बाकी यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से डायरेक्ट फैक्ट भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। जितने भी आपके यहाँ पर टॉपिक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या आपकी साइंस होगी या आपके यहाँ पर देखा जाए इकोनॉमिक्स है, वो इस फॉर्मेट में आपको मिलेगी, जिसके माध्यम से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके आप क्या करेंगे, आंसर लगाएंगे और उसका डिस्क्राइब भी ज्यादा ज्यादा आप पढ़ पाएंगे। मात्र 99 रुपए है। अगर आप लोगों में से लगे कि नहीं सर 99 बहुत ज्यादा नहीं है, इतने के लिए क्योंकि 40 मॉडल पेपर भी दिए हैं, टेस्ट सीरीज आपको फ्री की गई है, अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज है। चाहे आप वो टेस्ट सीरीज में आप पुलिस के लिए लगाइए, यूपीएसआई की भी होगी, आरओ के लिए भी होगी, साथ में आपका पेट की भी होगी, हर एक एग्जाम के लिए आपको उसमें आपकी है ना। और साथ में यहाँ पर देखा जाए तो आपको ये पूरा दिया गया है। तो चाहो तो भैया आप लोग ऐप में जुड़ करें। 99 रुपए बहुत ज्यादा नहीं है। आपके एग्जाम में 10 से 15 दिन अगर आप मेहनत कर लोगे तो ऐप में पूरा का पूरा मटेरियल पढ़ के एग्जाम में अच्छी तरीके से फाइट कर पाओगे। ठीक है सर, धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।